Welcome dear student to this session of manufacturing processes. So in this theory session we will start with new unit, that is unit number 4. See, in first two unit the manufacturing process we had seen is a casting process and related supporting processes required for casting, that is pattern making, molding, cleaning, inspection, etc. In third unit we had seen the joining or fabrication process, that is welding process. Now we will move to our next manufacturing process, which is called as forming processes for metals. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हम ऐसी ही प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम मेटल को रिमूव नहीं करते, या एक्सेप्शनल कंडीशन में रिमूव कर भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोसेस किस तरह से होगी जिसमें मेटल रिमूव नहीं होंगे. सो फॉर्मिंग प्रोसेस इज अगेन अ प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ मेटल फॉर गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट. So forming process involve applying pressure, force on the metal to change its shape. हम कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं करते, एक्सटर्नली प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके हम मटेरियल का शेप चेंज करते हैं. दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज फॉर्मिंग. नाम से ही समझ में आ जाता है, हम फॉर्म कर रहे हैं, किसी एक शेप को फॉर्म कर रहे हैं. So that's why it is called as forming process. So let's have a look on the syllabus. In different forming processes we will see rolling. रोलिंग प्रोसेस मतलब दो हेवी ड्यूटी रोलर होते हैं, उस रोलर के बीच से मेटल को पास करते हैं और उसके वजह से थिकनेस रिड्यूस होती है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोलिंग प्रोसेस. दो रोलर के बीच से मेटल को पास करके उसका थिकनेस रिड्यूस करना. सेकंड वन इज अ फोर्जिंग. फोर्जिंग प्रोसेस अपने फर्स्ट ईयर वर्कशॉप में भी देखा होगा, उसे कहते हैं ब्लैक स्मिथी. आपने जो वर्कशॉप में देखा है उसे कहते हैं ब्लैक स्मिथी. वो एक मैनुअल प्रोसेस है. हम क्या करते हैं, मेटल को रेड हॉट यानी प्लास्टिक स्टेट तक हीट करते हैं, रेड हॉट कंडीशन तक, मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं जाते, प्लास्टिक स्टेट तक उसे हीट करते हैं. इसके पीछे क्या थिंकिंग है, क्या प्रिंसिपल है, ये हमें देखना है. और उसके बाद हैमरिंग करके हम क्या करते हैं, उसका शेप चेंज करते हैं. तो यही प्रोसेस हमें अभी मशीन से देखनी है कि मशीन से ये प्रोसेस कैसे करते हैं. ब्लैक स्मिथी जब मशीन से होती है तो उसे कहते हैं फोर्जिंग. एक्सट्रूजन. एक्सट्रूजन प्रोसेस मतलब एक सिलेंडर में मेटल को रखना जो एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से ओपन है, और फिर उस पर प्रेशर अप्लाई करना. जो ओपनिंग है वहाँ से मेटल आपका क्या होगा, बाहर एक्सट्रूड होगा. एक्सट्रूड होगा मतलब उस ओपनिंग से वो बाहर निकलेगा, तो जो भी ओपनिंग का शेप होगा उसी शेप में वो बाहर निकलेगा. इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ. आप एक एक्सट्रूजन का टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट का अगर आप कैप निकाल दो और उस पर पीछे से प्रेशर अप्लाई करो तो उस केस में क्या होगा, टूथपेस्ट ट्यूब से एक्सट्रूड होगा और उसका शेप कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल क्यों रहता है, क्योंकि ट्यूब का जो ओपनिंग होता है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर से अगर एक्सट्रूजन होगा तो वो सिलेंड्रिकल होगा. सो इसी तरीके से ये एक एग्जांपल है. टूथपेस्ट की जगह पे हम क्या रखेंगे, मेटल रखेंगे और एक सिलेंडर में उसको प्रेशराइज करेंगे ताकि वो हमारे रिक्वायर्ड शेप में एक्सट्रूड हो सके. तो ये है एक्सट्रूजन प्रोसेस. ड्राइंग प्रोसेस मतलब टेंशन से शेप चेंज करना, टेंशन अप्लाई करके शेप चेंज करना. ड्राइंग प्रोसेस से बनते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है वायर. मेटल रॉड से वायर को कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करते हैं, एक एंड से पकड़ के रखते हैं, फिक्स करते हैं, और दूसरे एंड से उस पर टेंशन अप्लाई करते हैं और उस टेंशन की वजह से उसका डायमीटर रिड्यूस होता है. तो ये प्रोसेस हो गई आपकी ड्राइंग प्रोसेस. उसके बाद हमें देखना है मैकेनिक्स ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस. अलग अलग फोर्सेस किस तरह से अप्लाई होते हैं, मैकेनिक्स देखेंगे उसका.
डिटर्मिनेशन ऑफ रोलिंग प्रेशर एंड रोल स्पेसिफिक फोर्स, रोलिंग में जो भी प्रेशर और फोर्सेस आते हैं। ड्राइव फोर्सेस एंड टॉर्क, पावर लॉसेस इन बेरिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्जिंग फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस, इक्विपमेंट, फोर्जिंग के लिए जो इक्विपमेंट है उसे कहते हैं हैमर, पावर हैमर होते हैं, और प्रेस, ये दो इक्विपमेंट। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटी रिक्वायर्ड, उसकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड कितनी होती है। ये हो गया आपका सिलेबस फॉर द 4th यूनिट। नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। Mechanical working of metal is a simply plastic deformation performed to change the dimensions, properties and surface condition with the help of mechanical pressure। ये फॉर्मिंग की एक तरह से डेफिनेशन हम कह सकते हैं। क्या है देखिए, फॉर्मिंग मतलब मैकेनिकल वर्किंग से क्या करना, मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो मटेरियल डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर रिमूव करते हो अगेन वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। सो दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये टेम्पररी होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब आप मटेरियल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो या फोर्स अप्लाई करते हो, एक डिफॉर्मेशन होता है। फोर्स रिमूव करने के बाद भी आपका डिफॉर्मेशन परमानेंट रहता है। दैट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम क्यों करते हैं, इज परफॉर्म टू चेंज द डायमेंशंस, डायमेंशन चेंज करने के लिए, प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टी या मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, एंड सरफेस कंडीशन, और सरफेस कंडीशन चेंज करने के लिए। तो जब आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हो तो ये तीनों चीज़ें चेंज होती है। तो डायमेंशन चेंज होता है, प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल मैकेनिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और सरफेस कंडीशन, सरफेस की कंडीशन, आउटर सरफेस की कंडीशन भी चेंज होती है। और ये कैसे होता है, इट इज़ ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर। तो ये है आपकी मेटल फॉर्मिंग की डेफिनेशन। Depending upon the temperature and strain rate, mechanical working may be either hot working or cold working। देखिए, there are two types in forming or it is also known as mechanical working। अब फॉर्मिंग और मैकेनिकल वर्किंग दोनों सिमिलर वर्ड हम एज ए यूज़ करेंगे। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक है हॉट वर्किंग और दूसरा है कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग मतलब मैं हाई टेम्परेचर पे वर्क करता हूँ तो हॉट वर्किंग हो गया। कोल्ड वर्किंग मतलब मैं टेम्परेचर अप्लाई नहीं करता हूँ तो कोल्ड वर्किंग हो गया। इस तरह से डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो हॉट वर्किंग क्या होता है और कोल्ड वर्किंग क्या होता है ये हमें देखना है। द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस ड्यू टू टू फैक्टर्स, दैट इज डिफॉर्मेशन बाय स्लिप एंड डिफॉर्मेशन बाय ट्विन फॉर्मेशन। देखिए, जब भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ये अगर आपका ओरिजिनल मेटल है, सपोज दिस इज अ 3 डायमेंशनल मेटल, इस तरह से देखते हैं कि एक क्यूब है, इसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, दोनों तरफ से 2 कॉम्प्रेसिव लोड मैंने अप्लाई किए। सपोज P वैल्यू का लोड मैंने इस पर अप्लाई किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन कम होगी, और बची हुई डायमेंशन में, बचे हुए डायरेक्शन में डायमेंशन क्या होगा, एनलार्ज होगा। तो इस केस में 2 तरीके से ये डिफॉर्मेशन हो सकता है। पहला कौन सा है, पहला डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्लिप। स्लिप मतलब मटेरियल की लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है और उसके वजह से डिफॉर्मेशन होता है। ये सिंपल ट्विस्ट स्लिप डिफॉर्मेशन जो है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, जब आप कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप टेंशन फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करोगे तब जो डिफॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं ड्यू टू द स्लिप फिनोमेना। और दूसरा होता है ट्विन। ट्विन डिफॉर्मेशन कब अप्लाई होगा, सपोज एक रॉड है,
सर्कुलर रॉड, इसे मैं एक एंड से टॉर्क दे रहा हूँ और दूसरे एंड से अपोजिट डायरेक्शन से टॉर्क दे रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इसमें ट्विस्ट आएगा इस तरह से, इसके फाइबर्स जो है वो ट्विस्ट होने लगेंगे। इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्विन। तो दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं, एक तो स्लिप या तो ट्विन, और एक तीसरा डिफॉर्मेशन होता है जो एक्चुअली तीसरा टाइप नहीं कह सकते हम, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप एंड ट्विन। अगर फोर्स पैरेलल नहीं है, ये मटेरियल है और इसके ऊपर आपने फोर्स, एक फोर्स ऐसा लगाया, एक फोर्स ऐसा लगाया, मतलब ये फोर्स अभी पैरेलल नहीं है, तो ऐसे फोर्सेस की वजह से डिफॉर्मेशन होगा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप एंड ट्विन। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल इज सेड टू फ्लो विच इज कॉल्ड एज प्लास्टिक फ्लो ऑफ द मेटल एंड ग्रेन शेप आर चेंज। देखिए, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो सबसे पहले होता है एटम। एटम के सब पार्ट पे हम नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ एटम come together to form a molecule of that material, and number of molecule come together to form the grains. Molecular structure, BCC, FCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ये वर्ड आपने सुने हैं। दीज आर नथिंग बट द क्रिस्टल। क्रिस्टल, ग्रेन्स, ये क्या है, मॉलिक्यूल से बड़ी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन होते हैं तो आपके क्रिस्टल और ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो ये ग्रेन जो है ये आपकी पूरी मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करते हैं मटेरियल की। ग्रेन की साइज़ बहुत फाइन है तो आपको कुछ अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ग्रेन की साइज़ अगर फाइन नहीं है, कोर्स है, तो उसके से आपको प्रॉपर्टी रिड्यूस हो सकती है। तो ये ग्रेन फॉर्मेशन डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। तो मैकेनिकल वर्किंग जब भी होता है तो क्या होता है, हम कहते हैं कि मेटल फ्लो होता है, प्लास्टिकली फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, मतलब वो फ्लो होता है। एंड दैट फ्लो चेंजेस द शेप ऑफ द ग्रेन। ग्रेन का शेप इस फ्लो के वजह से चेंज होता है मेटल फॉर्मिंग में। इफ द डिफॉर्मेशन इज कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर देन द न्यू ग्रेन स्टार्ट ग्रोइंग एट द लोकेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस। एलिवेटेड टेम्परेचर पर अगर आप मैकेनिकल वर्किंग करते हो तो उस केस में जिस पॉइंट पे स्ट्रेस है उस पॉइंट पे नया ग्रेन फॉर्म होता है या जनरेट होता है। कब? जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे आप वर्क करते हो। व्हेन द टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई द ग्रेन ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड एंड कंटिन्यू स्टिल द मेटल कंपेरेज फुल्ली ऑफ द न्यू ग्रेन ओनली। देखिए, हाई टेम्परेचर पे जब आप वर्क करते हो तो इनिशियली जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो आपका वर्किंग के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे के पूरे ग्रेन नए बनेंगे। और जब आप लो टेम्परेचर पे वर्क करते हो तो उस समय जो ओल्ड ग्रेन है वही ग्रेन रहेंगे, लेकिन वो डिफॉर्म स्टेट में रहेंगे, उसका ओरिजिनल शेप अब चेंज हो चुका होगा, लेकिन ग्रेन वो पूरा नहीं है, वो न्यू ग्रेन नहीं है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे आप वर्क करते हो तो उस समय आपको पूरे के पूरे नए ग्रेन मिलते हैं। पुराने ग्रेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर नए ग्रेन फॉर्म होते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। This process of formation of new grains is called as recrystallization, and the corresponding temperature is the recrystallization temperature of the metal. ये एक important point है recrystallization temperature। recrystallization temperature मतलब अगर हर मेटल के लिए recrystallization temperature अलग अलग रहेगा, it will be different for every metal। हर मेटल का अपना एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। नाउ इफ आई एम वर्किंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अगर मैं अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे मैकेनिकल वर्किंग कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके ग्रेन पूरी तरह से नए फॉर्म होंगे। और अगर आप बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वर्क करते हो तो उस समय क्या होगा, आपके पुराने ग्रेन ही डिफॉर्म फॉर्म में आपको मिलेंगे वर्किंग के बाद, वर्किंग के पहले और वर्किंग के बाद। तो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वर्किंग के बाद कंप्लीटली न्यू ग्रेन यू विल गेट। बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वर्किंग के बाद क्या होगा, ओल्ड ग्रेन्स बट इन डिफॉर्म्ड स्टेट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन
वर्किंग अबाउ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर नए ग्रेन फॉर्म होते हैं, न्यू ग्रेन फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेटल वर्किंग में या फॉर्मिंग प्रोसेस में। Recrystallization temperature is the point which differentiate hot working and cold working। अब recrystallization temperature important क्यों है? Why it is important? Because it is the differentiation point between hot working and cold working। ये क्या है? differentiation point है hot working और cold working के बीच में। अगर आपको किसी ने पूछा hot working क्या है, cold working क्या है, तो आप उसे क्लियरली बता सकते हो, इट इज डिफरेंशिएटेड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स अबाउ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट इज नोन एज हॉट वर्किंग, whereas below the recrystallization temperature इज नोन एज कोल्ड वर्किंग। तो एकदम सिंपल है, अगर आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है पता चल गया है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होता है। तो हॉट वर्किंग क्या है? अबाउ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर मैकेनिकल वर्किंग होती है दैट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग। बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर मैकेनिकल वर्किंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग। तो हॉट वर्किंग मतलब ऐसा नहीं कि आपने 100 डिग्री पर मेटल को वर्क किया तो वो हॉट वर्किंग हो जाएगी, ऐसा नहीं। सपोज अ मेटल इज हैविंग 1400 डिग्री सेल्सियस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मेटल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है 1400 डिग्री सेल्सियस। अब उस मेटल के लिए अगर आपने 1300 डिग्री सेल्सियस पर भी मैकेनिकल वर्किंग की सो दैट विल बी कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग। ध्यान से सुनिए, दैट विल बी कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग नॉट हॉट वर्किंग, बिकॉज इट इज बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1300 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ लो टेम्परेचर, बट फॉर दैट मेटल स्टिल इट इज कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग नॉट द हॉट वर्किंग। तो ये हो गया रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर इसके नीचे ऊपर आप काम करते हो तो इसका मतलब वो क्या हो गया आपका हॉट वर्किंग। तो यही डिफरेंस है हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में। बोथ आर द मैकेनिकल वर्किंग, मतलब वो रोलिंग हो सकती है, वो फोर्जिंग हो सकती है, वो एक्सट्रूजन हो सकता है। ऑल द मैकेनिकल वर्किंग हैज टू बेसिक टाइप्स दैट इज हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है ये आपको पता है। ये डायग्राम के साथ भी आप कुछ अमाउंट में फैमिलियर होंगे। तो इस डायग्राम पे देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम is used for calculating the maximum amount of load the metal can take or material can take। मैक्सिमम वो मेटल या मटेरियल कितना लोड बेयर कर सकता है ये कौन आपको डिसाइड करके देता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक्स एक्सिस पर आपका है स्ट्रेन, यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रेन है। वाई एक्सिस पर आपका है स्ट्रेस। अगर आप प्रोपोर्शनल लिमिट तक देख रहे हो एट दिस पॉइंट, ये क्या आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरह से है? इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन है मतलब इट इज, अगर ग्राफ पर आपको कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन दिखते हैं मतलब क्या है? दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जितना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, या जितना आप स्ट्रेन बढ़ाओगे उतना ही अमाउंट में क्या होगा? स्ट्रेस इंक्रीज होगा, उतने ही प्रपोर्शन में।
मतलब दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस इज कॉल्ड एज, इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसका कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस। अब ये पॉइंट जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये पॉइंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए। अप टू दिस पॉइंट इट इज़ अ डिज़ाइन मैक्सिमम लोड विच शुड बी अप्लाइड ऑन द मटेरियल। ये डिज़ाइन लोड होता है, जितना इससे ज़्यादा लोड आप अप्लाई नहीं करना है मटेरियल के ऊपर। तो ये आपको एक डिज़ाइन पॉइंट देता है उस मटेरियल के लिए। इसके आगे यानी ये पोर्शन, इस पोर्शन में आपको एक और पॉइंट मिलेगा जो है यील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ से जब आप स्ट्रेस और बढ़ाते हो, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हो, उस समय थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेन मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस जैसे बढ़ेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा आपका। कहाँ तक, यील्ड पॉइंट तक। यील्ड पॉइंट तक आपका थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ता है। तो यील्ड पॉइंट इज एंड ऑफ इलास्टिक रीजन। अब इलास्टिक रीजन क्या है, जो भी आपको ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मतलब आपने कितना भी स्ट्रेस अप्लाई किया या कितना भी फोर्स अप्लाई किया, कहाँ तक, ग्रीन जोन में। तो जो भी आपका डायमेंशन चेंज हुआ है, मतलब जो भी स्ट्रेन वहाँ पर जनरेट हुआ है, अगर आप वो फोर्स रिमूव करते हैं तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जो भी शेप चेंज हुआ है वो आपका फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन। मतलब ग्रीन जोन में अगर आप कोई भी फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स से आपको परमानेंट शेप चेंज नहीं मिलता है। इट इज़ अ टेम्पररी शेप चेंज। वो कब तक रहेगा, जब तक फोर्स वहाँ पर कंटिन्यूसली लगा हुआ है। जैसे ही फोर्स रिमूव हो गया आपका स्ट्रेन ज़ीरो हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। सो दैट इज़ द इलास्टिक रीजन। अब इसके बाद में तो इतना समझ में आ गया कि इलास्टिक रीजन तक अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स से परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो अगर हमें मैकेनिकल वर्किंग करनी है, इफ़ आई वांट टू डू नाउ द मैकेनिकल वर्किंग, मतलब मुझे तो परमानेंट शेप चेंज चाहिए, तो आपको कहाँ तक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस रीजन में, दैट इज़ द ब्लूइश रीजन। ये रीजन क्या है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज प्लास्टिक रीजन। इस रीजन में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस केस में जो भी शेप चेंज होगा वो शेप चेंज किस तरह से होगा, परमानेंट। इट विल बी अ परमानेंट शेप चेंज। अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते जाते हो, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ तक बढ़ती गई है कंटिन्यूसली। ये पॉइंट जिस पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन बियर। उस मटेरियल पे मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है स्ट्रेस बेयर करने की, तो वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस पॉइंट तक वो मैक्सिमम आपका ए बेयर कर सकता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का रीजन अगर आप देखते हो आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो देखिए आप जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते हो स्ट्रेस की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। ये रिड्यूस हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, लेकिन स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। जनरली कैसे होता है, यहाँ तक क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ रहे हैं साथ में, लेकिन
अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर आपने कंटिन्यू किया तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लास्ट पॉइंट पे आपका क्या होगा, मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो इनिशियली क्या होता है आपका, इनिशियली तो प्रोपोर्शनेट होता है, जितना आप फोर्स बढ़ाओगे उतना आपका स्ट्रेन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे यह यील्ड स्ट्रेंथ तक जाता है जो इलास्टिक रीजन है। यहाँ तक आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया है उसके वजह से परमानेंट स्ट्रेन आपको नहीं मिलेगा, इट इज़ अ टेम्पररी डिफॉर्मेशन। इसके बाद जब आप फोर्स कंटिन्यू करते हो तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन के जोन में जाता है, लेकिन ये भी मैक्सिमम कहाँ तक अप्लाई कर सकते हो आप, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। आपको मटेरियल ब्रेक नहीं करना है मैकेनिकल वर्किंग में, ओनली यू वांट टू चेंज द शेप। तो मैक्सिमम आपकी लिमिट क्या है फोर्स अप्लाई करने की, अप टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। अब एक और चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी कि इस रीजन में धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर से स्ट्रेस ऊपर बढ़ते जाता है। यहाँ पर आप कम फोर्स अप्लाई करते हो फिर भी स्ट्रेस लिमिट बढ़ती जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है, वर्क हार्डनिंग नाम का एक फिनोमेना यहाँ पर वर्क करता है। वर्क हार्डनिंग मतलब, वर्क हार्डनिंग समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब मैंने यहाँ तक जो भी प्रेशर अप्लाई किया है या फोर्स अप्लाई किया है, ये इसके वजह से जो भी स्ट्रेन है वो मटेरियल स्टोर करके रखता है, सॉरी नॉट स्ट्रेन, स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है वो मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाती है। और इसके बाद कोई भी शेप चेंज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो भी स्ट्रेस मटेरियल में स्टोर है वो अब कोई भी शेप चेंज के लिए अपोज करने की कोशिश करता है, इट अपोजेज द फर्दर शेप चेंज। तो इसीलिए प्लास्टिक रीजन में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है थोड़ा सा डिफॉर्मेशन अचीव करने के लिए, जबकि इलास्टिक रीजन में आपका प्रोपोर्शनेटली डिफॉर्मेशन होते रहता है, जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन प्लास्टिक रीजन में आपको थोड़ा सा डिफॉर्मेशन अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ वर्क हार्डनिंग। और वर्क हार्डनिंग मतलब क्या होता है, आपने इनिशियली जो भी स्ट्रेस वहाँ पर या जो भी फोर्स वहाँ पर अप्लाई किया है वो मटेरियल स्टोर करके रखता है, एंड नाउ फर्दर शेप चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता होगा, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, टेक अ नेल, एक आपको नेल लेना है, कील या खीला। जब आप नेल यूज़ करते हो तो उस समय क्या होता है, कभी कभी वो बेंड हो जाता है। अगर गलत तरीके से उस पर हैमरिंग हो गई तो वो बेंड हो जाता है। वो बेंड तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन ये बेंडिंग की वजह से जो भी इम्पैक्ट, हैमर का इम्पैक्ट आपने उस नेल में ट्रांसफ़र किया था, वो इम्पैक्ट वो स्टोर करके रखता है। जो बेंड हुआ हुआ नेल है वो इम्पैक्ट वो स्टोर करके रखता है, और उसी इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ है, बेंडिंग एक्शन हुआ है, मतलब शेप चेंज हुआ है, एक तरह का फॉर्मिंग है। आपने ओरिजिनल स्ट्रेट शेप को इम्पैक्ट के थ्रू या एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स के थ्रू क्या किया है, बेंड कर दिया है, मतलब शेप चेंज किया है। ये एक तरह का मेटल वर्किंग हो गया। अब ये तो बहुत इजीली हो गया, बेंड बहुत इजीली हो जाता है नेल, लेकिन अब उसे स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। जब भी हम उसे स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उस पर आपको वर्किंग करना पड़ेगा स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि अब जितने प्रेशर से वो बेंड हुआ था उतने ही प्रेशर से वो स्ट्रेट नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है तब जाके वो स्ट्रेट होता है। दिस इज़ ड्यू टू द वर्क हार्डनिंग फिनोमेना। यही क्या है, वर्क हार्डनिंग फिनोमेना है। आपने बेंडिंग के वक्त उसमें जो भी एनर्जी या फोर्स ट्रांसफ़र किया था उसके वजह से स्ट्रेस वहाँ पर परमानेंटली स्टोर हो गया। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेस को रिमूव करना पड़ेगा। ये स्ट्रेस रिमूव होने के बाद ही आप इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर से उसे क्या कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो।
सो दिस इज कॉल्ड एज वर्क हार्डनिंग। आपने इनिशियली जो भी प्रोसेस की है उसके वजह से स्टोर्ड स्ट्रेसेस ये क्या करती है, फर्दर डिफॉर्मेशन को अपोज करती है। कोई भी फर्दर डिफॉर्मेशन अगर आपको करना है तो उसे वो अपोज करती है। दैट इज कॉल्ड एज वर्क हार्डनिंग फिनोमिना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वर्क हार्डनिंग फिनोमिना। तो ये हो गया आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अब हमें जो भी डिफॉर्मेशन देखना है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही देखना है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल फॉर मैकेनिकल वर्किंग, क्योंकि उससे शेप फिर से रिगेन हो जाता है, फिर से ओरिजिनल शेप में मटेरियल चला जाता है। सो वी विल सी ओनली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स causes stresses in the material resulting into deformation। कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स की वजह से क्या जनरेट होते हैं, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, और स्ट्रेसेस की वजह से क्या होता है, मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन इज ऑफ टू बेसिक टाइप्स, दो तरह के डिफॉर्मेशन है जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस इज बिलो द इलास्टिक लिमिट। जो भी स्ट्रेस मटेरियल में जनरेट हुई, अब स्ट्रेस क्या है एक्चुअली, जब मैं एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक मेटल है, एक मटेरियल है, सपोज ये मटेरियल है, मैंने एक्सटर्नली इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई किए हैं, ये कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है। इसे अपोज करने वाला फोर्स मटेरियल जनरेट करता है। तो ये आपके क्या है, फोर्स है, ये फोर्स है। और मटेरियल में इसको अपोज करने के लिए आपने सुना होगा एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप मटेरियल पे अगर कोई एक्शन करते हो तो मटेरियल आपको रिएक्शन देगा। तो मटेरियल की रिएक्शन क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेस। मटेरियल की रिएक्शन स्ट्रेस है, और जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल रिएक्शन देता है। सो स्ट्रेस इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो स्ट्रेस मटेरियल में जनरेट होती है एज अ रिएक्शन। फोर्स आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, तो इस फोर्स को रिएक्शन देने के लिए मटेरियल जो जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसीलिए उसका यूनिट क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, जो स्ट्रेस जनरेट हुई है मटेरियल में, इट इज ऑलवेज बिलो इलास्टिक लिमिट। दूसरा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर मटेरियल में जो स्ट्रेस जनरेट हुई है वो अबव इलास्टिक लिमिट है, तो उस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, और इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। When the body regain its original shape on the removal of externally applied forces, the deformation is called as elastic deformation। अगर बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप पर रिगेन होती है। स्ट्रेस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज लोअर देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसमें स्ट्रेस हमेशा कम रहेगा, इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस हमेशा कम ही रहता है। The plastic deformation is an important property of metal and non-metals due to which material can be deformed permanently and shaped as per requirement। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता तो कोई भी मटेरियल को प्रेशर से शेप चेंज पॉसिबल नहीं था। ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वी कैन चेंज द शेप ऑफ मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट। हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसका शेप चेंज कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैन बी डन थ्रू फॉर्मिंग, रोलिंग, ड्राइंग, फोर्जिंग एक्सेट्रा। सारे मैकेनिकल वर्किंग के थ्रू हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही करते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ऑकर बाय स्लिप, जैसे कि मैंने पहले बताया स्लिप डिफॉर्मेशन, मटेरियल की लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है और डिफॉर्मेशन होता है। ट्विनिंग, जब आप किसी मटेरियल को ट्विस्ट करते हो तो उसके फाइबर ट्विस्ट होते हैं। जब आप टॉर्क अप्लाई करते हो किसी मटेरियल के ऊपर तो उसके फाइबर ट्विस्ट होते हैं, तो हो गया ट्विनिंग डिफॉर्मेशन। और बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज परमानेंट, वो परमानेंट होता है, एंड टेक्स प्लेस
when the applied stress level exceed a certain limit known as yield stress. yield stress ये ऐसा पॉइंट है जो इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन के बाउंड्री पर है। yield स्ट्रेस के नीचे मतलब वो रीजन है आपका इलास्टिक रीजन, yield स्ट्रेस के बाद मतलब वो रीजन है आपका प्लास्टिक रीजन। वर्क हार्डनिंग, अभी मैंने आपको समझाया था एक नेल का एग्जांपल देके, लेकिन फिर भी उसे थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। वर्क हार्डनिंग क्या है? इट इज अ फिनोमेनॉन बाय विच मेटल्स बिकम हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग मैकेनिकल वर्किंग और स्ट्रेनिंग, दैट इज ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। जब आप मेटल पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स अप्लाई करोगे तो उतने ही अमाउंट में स्ट्रेस मेटल में जनरेट होगा, बिकॉज फोर्स इज अ एक्शन, स्ट्रेस इज अ रिएक्शन। तो उस एक्शन के लिए स्ट्रेस जनरेट होना ही होना है जब भी आप उसका शेप चेंज करते हो। नाउ दिस स्ट्रेस गेट स्टोर इन द मेटल, उस मेटल में वो ये स्ट्रेस स्टोर हो जाता है। आफ्टर इनिशियल वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेनिंग, more and more stress is required for further deform the material. एक बार आपने उस मेटल को बेंड करके छोड़ दिया, अब आपको आगे और उसे बेंड करना है या स्ट्रेट करना है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ वर्क हार्डन्ड। वो जो इनिशियल स्ट्रेस उसमें जनरेट हुआ था एज अ रिएक्शन, वो उसमें स्टोर हो चुका है, मटेरियल में स्टोर हो चुका है। तो अभी अगर आपको फर्दर डिफॉर्मेशन करना है तो इनिशियल स्ट्रेस को पहले ओवरकम करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका फर्दर डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये इनिशियल स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है। सो दैट्स वाई मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड आफ्टर वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेनिंग, उस वर्क हार्डनिंग को स्ट्रेनिंग भी कहते हैं, ऑकर्स बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब देखिए, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर क्यों होता है वर्क हार्डनिंग? बिकॉज न्यू क्रिस्टल डू नॉट फॉर्म, आपके पुराने क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाते हैं और मटेरियल पूरा का पूरा स्ट्रेन अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे ही वो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे चला जाएगा, इन दिस केस कंप्लीट वर्क हार्डनिंग गेट रिमूव्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके क्रिस्टल या ग्रेन्स फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं और इस रिफॉर्म के प्रोसेस में क्या होगा, वर्क हार्डनिंग पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो वर्क हार्डनिंग ये हमेशा कोल्ड वर्किंग में ही होता है, हॉट वर्किंग में वर्क हार्डनिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली नए क्रिस्टल आपके बनते रहते हैं। नाउ हॉट वर्किंग, वैसे तो हमने सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख ली है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाते हैं। हॉट वर्किंग इज अकम्प्लिश एट अ टेम्परेचर अबाउ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट और बर्निंग पॉइंट ऑफ मेटल। किसी भी मैकेनिकल वर्किंग में आपको मेल्टिंग पॉइंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं? एक तो कास्टिंग में यूटिलाइज करते हैं या फिर फ्यूजन वेल्डिंग में, दो ही जगह पर मेल्टिंग पॉइंट हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर आपको बिलो मेल्टिंग पॉइंट ही हमेशा काम करना है, लेकिन हॉट वर्किंग में क्या होगा, आप अबाउ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे वर्क करोगे। हर मेटल के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अलग अलग रहता है। एवरी मेटल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक हॉट वर्किंग टेम्परेचर ओवर विच हॉट वर्किंग में बी परफॉर्म। ये किस पे डिपेंड रहेगा, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है। द चेंजेस इन स्ट्रक्चर फॉर हॉट वर्किंग, द चेंज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम हॉट वर्किंग improves mechanical properties such as ductility, toughness, resistance to shock and vibration, percentage elongation, percentage reduction in area, etc. हॉट वर्किंग करने से कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है ड्यू टू न्यू ग्रेन फॉर्मेशन,
नए ग्रेन पूरी तरह से फॉर्म होते हैं और उसके वजह से कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। कौन सी? डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल बनता है। टफनेस इंक्रीज होता है। टफनेस इज अ प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द शॉक। शॉक को रेजिस्टेंस क्या है? टफनेस प्रॉपर्टी है। आप अगर उस पर इम्पैक्ट करते हो और वो ब्रेक नहीं होता, उसका मतलब वो मटेरियल टफ है, इट इज कॉल्ड ए टफ। तो टफनेस, रेजिस्टेंस टू शॉक एंड वाइब्रेशन, ये भी इंप्रूव होता है। परसेंटेज इलोंगेशन, हॉट वर्किंग में आप मटेरियल को बहुत ज़्यादा इलोंगेट कर सकते हो या उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, आप उसका एरिया बहुत कम कर सकते हो इन हॉट वर्किंग। तो ये हॉट वर्किंग के एडवांटेजेस है। व्हाट आर द बेसिक एडवांटेज? नो स्ट्रेन हार्डनिंग एंड रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस, कोई भी स्ट्रेस स्टोर नहीं होता है मटेरियल में, और स्ट्रेन हार्डनिंग हॉट वर्किंग में नहीं होती है। देखिए, स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग के अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। कभी कभी वो रिक्वायर्ड होती है, कभी कभी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन हॉट वर्किंग में आपको कभी भी वर्क हार्डनिंग नहीं होगी, क्योंकि रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस, जो स्टोर्ड स्ट्रेसेस होते हैं, वो कभी प्रेजेंट नहीं होते। लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जब आप काम करते हो तो बहुत कम फोर्स में आप मैक्सिमम डिफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो, फोर्स कम लगता है। डक्टिलिटी ऑफ मेटल इज हाई अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सो लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल। ग्रेन साइज कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट कूलिंग फॉर बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप बहुत फास्ट कूलिंग करते हो तो लार्ज साइज के ग्रेन फॉर्म होते हैं। अगर बहुत स्लो कूलिंग करते हो मेटल को तो फाइन ग्रेन फॉर्म होते हैं। क्यों? फास्ट कूलिंग के वक्त ग्रेन फॉर्मेशन के लिए टाइम कम मिलता है, क्योंकि बहुत जल्दी मेटल कूल हो जाता है और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे चला जाता है, और जैसे ही नीचे चला जाएगा ग्रेन फॉर्मेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए आपको कैसे लार्ज ग्रेन मिलते हैं जब आप फास्ट कूलिंग करते हो। जैसे आप मेटल को रेड हॉट किए और पानी में इमर्स किए तो उससे फास्ट कूलिंग हो गई, तो आपको बाहर का जो सरफेस मिलता है ऐसे मेटल का, वो बहुत हार्ड होता है। इट इज़ ड्यू टू द लार्ज साइज ग्रेन, वो हार्ड और लार्ज साइज के ग्रेन बनते हैं। लेकिन जब आपने मेटल को रेड हॉट किया और उसे वैसे ही छोड़ दिया, या उसे ओवन में रखा और ओवन का टेम्परेचर धीरे 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 कम किया, उस समय एकदम स्लो कूलिंग होता है और उससे पूरा टाइम मिलता है कि उसके ग्रेन कंप्लीटली फॉर्म हो जाए, और उस समय बहुत फाइन और हाई क्वालिटी ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो हॉट वर्किंग में आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप स्लो कूल कर सकते हो या बहुत फास्ट कूल भी कर सकते हो। लेस पावरफुल इक्विपमेंट्स आर नीडेड देन कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। कोल्ड वर्किंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, उसकी प्लास्टिसिटी कम है, डक्टिलिटी कम है। लेकिन हॉट वर्किंग में कम प्रेशर पे बहुत ज़्यादा इलोंगेशन आप अचीव कर सकते हो। तो इक्विपमेंट उतने पावरफुल नहीं रखते, उतने हाई कैपेसिटी के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गए एडवांटेज। अब हॉट वर्किंग के कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला तो है मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड कंपेरेटिव टू कोल्ड वर्किंग। आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मटेरियल को अप्लाई करनी है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया, एक खर्चा बढ़ गया, आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गई। पुअर सरफेस फिनिश ड्यू टू स्केलिंग एंड ऑक्सीडेशन। अभी हम सबको पता है कि हाई टेम्परेचर पे जब आप वर्क करोगे तो ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होगा। सो ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन यू गेट अ स्केलिंग ऑन द सरफेस। आपको एकदम क्लीन नीट सरफेस नहीं मिलेगा, उसके ऊपर स्केल जनरेट हो जाएंगे ऑक्साइड के। लेस एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल कंट्रोल, सो फर्दर मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। अब वाई एक्यूरेसी क्यों कम है, डायमेंशनल कंट्रोल क्यों नहीं होता है? बिकॉज एट एलिवेटेड टेम्परेचर यू हैव टू डील विथ श्रिंकेज। मेटल श्रिंकेज के साथ आपको डील करनी है, तो उसके वजह से ना आपको एक्यूरेसी अच्छी मिल पाती है, ना डायमेंशनल कंट्रोल अच्छा होता है। हैंडलिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज डिफिकल्ट। अब रूम टेम्परेचर पे एक ऑब्जेक्ट है, उसे हैंडल करना इजी है, या फिर जो
1500 डिग्री सेल्सियस पे एक ऑब्जेक्ट है, उसे हैंडल करना ईजी है। ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट एट रूम टेम्परेचर इज ईजी टू हैंडल। तो हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट रहेंगे, वो इतना ईजी नहीं होगा, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। लोअर लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट या मशीन्स आप इसमें यूज़ करते हो वो कंटिन्यूसली एक हाई टेम्परेचर पे रहती है, उसकी वजह से लाइफ क्या होती है मशीन्स की कम रहती है। सो इट इज़ अ लोअर लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। सो कोल्ड वर्किंग, अब आते हैं बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के वर्किंग पे। द वर्किंग ऑफ मेटल at temperature below their recrystallization temperature is called as cold working. Most of the cold working processes are performed at room temperature. देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे ही होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे होने वाली हर प्रोसेस कोल्ड वर्किंग नहीं है। कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका जो रूम टेम्परेचर पे ही रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा मेटल हो गया टीन, टीन के बारे में आपने सुना होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अगर टीन पे आप कोल्ड वर्किंग भी करोगे तो वो हॉट वर्किंग ही होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे टीन का रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। सो फॉर टीन रूम टेम्परेचर पे की जाने वाली मैकेनिकल वर्किंग इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में कोल्ड वर्किंग रूम टेम्परेचर पे ही होती है। अनलाइक हॉट वर्किंग, it distort the grain structure and does not provide an appreciable reduction in size. हॉट वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है और आपका ग्रेन स्ट्रक्चर भी रिफाइन होता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट होता है, वो ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ओरिजिनली ये शेप का ग्रेन है आपका, दिस इज ओरिजिनल शेप ऑफ ग्रेन, आफ्टर कोल्ड वर्किंग इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इतने हाई अमाउंट में आपको रिडक्शन भी नहीं मिलता है साइज में, बहुत कम रिडक्शन मिलता है कोल्ड वर्किंग में, बिकॉज डक्टिलिटी ऑफ मेटल इज डक्टिलिटी मेलेबिलिटी दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती है रूम टेम्परेचर पे कम होती है। द मटेरियल इज मोर डक्टाइल, इट कैन बी कोल्ड वर्क। तो कौन से मटेरियल को कोल्ड वर्क किया जा सकता है, जो रूम टेम्परेचर पे डक्टाइल होते हैं। तो जितनी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी उतने आप उसे अच्छे से कोल्ड वर्क कर सकते हो। बहुत कम डक्टिलिटी वाले मटेरियल आप कोल्ड वर्क नहीं कर सकते। रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर सेट अप ड्यूरिंग द प्रोसेस। बहुत सारे, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रेसिडुअल स्ट्रेसेस मतलब क्या होता है, जो आपने एक्शन किया है, जो भी फोर्स लगाया है, उसको अपोज करने के लिए मटेरियल में बहुत सारे इंटरनल स्ट्रेसेस या रिएक्शन डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल स्ट्रेसेस। तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर सेट अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल्ड वर्किंग, हेंस टू न्यूट्रलाइज दिस स्ट्रेसेस अ सुटेबल हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर ये रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपको रिमूव करनी है तो उस समय आपको हीट ट्रीटमेंट मटेरियल पे अप्लाई करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसे हॉट कर दो, जैसे हो गई एनलिंग, एनलिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है आपको। ऐसी बहुत सारी हीट ट्रीटमेंट है जो आपको मटेरियल पे अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है टू रिमूव द स्टोर्ड स्ट्रेसेस, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल स्ट्रेसेस। कोल्ड वर्किंग रिजल्ट्स इन स्ट्रेन हार्डनिंग, वर्क हार्डनिंग जिसे कहते हैं, मटेरियल स्ट्रांग होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से मटेरियल स्ट्रांग होता है। डिस्टॉर्शन ऑफ ग्रेन्स एंड क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हो गया बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें ही चेंज हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं रहता है। वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या डिपेंड होता है, बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है ये हम देखते हैं कोल्ड वर्किंग में, ये इस ग्राफ के थ्रू। देखिए ये एक ग्राफ है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको पूरा ग्राफ दिख सके। देखिए आपका एक्स एक्सिस पे क्या है प्रॉपर्टीज, वाई एक्सिस पे क्या है डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क। यानी जैसे आप एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलली जाओगे, मोर अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग इज डन,
जितना ज़्यादा करोगे उतना प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है ये हम देखेंगे। आप जैसे ही कोल्ड वर्किंग स्टार्ट करते हो तो आपकी डक्टिलिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा कोल्ड वर्क करोगे उतनी आपको डक्टिलिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, वो रिड्यूस होती है। करोजन रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूसली रिड्यूस होता है कोल्ड वर्किंग के साथ। लेकिन ये दो प्रॉपर्टी आपको यानी प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, करोजन रेजिस्टेंस कम हो गया ड्यू टू द स्ट्रेन हार्डनिंग और डक्टिलिटी कम हो जाएगी। अब आपको अगर उसे फिर से फर्दर डिफॉर्म करना है, डक्टिलिटी कम हो गई है, फर्दर डिफॉर्म करना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डक्टिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। अब इंक्रीज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता है, मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर अगर वो गुड कंडक्टर है बिफोर कोल्ड वर्किंग तो आफ्टर कोल्ड वर्किंग वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा। इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस इंक्रीज होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो और स्ट्रांग होता है और मटेरियल की हार्डनेस इंप्रूव होती है। ये चार चीज़ें उसकी इंक्रीज होती है और कोरोजन रेजिस्टेंस और डक्टिलिटी रिड्यूस होती है। तो कोल्ड वर्किंग की वजह से मटेरियल पर क्या इफेक्ट होता है, अगर आपको किसी ने पूछा तो आप ये कह सकते हो कि ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इंटरनल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस improves या increases and corrosion resistance ductility reduces. Now advantage of cold working. हर प्रोसेस के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोल्ड वर्किंग के कोई एडवांटेज नहीं है। ज़ीरो और वेरी लेस हीटिंग इज रिक्वायर्ड। कोल्ड वर्किंग में कभी कभी तो हीट करते ही नहीं है और हीट करते भी है तो एकदम मिनिमम अमाउंट में हीट करते हैं, तो वो कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाता है हीटिंग का। बेटर सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड सो नो फर्दर मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। हमेशा आप लो टेम्परेचर पे काम करते हो तो ऑक्सीडेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी मिलती है और लो टेम्परेचर के वजह से कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द ड्रास्टिक ड्रॉप इन टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी होती है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है, डायमेंशन जो आपको अचीव करने हैं वही डायमेंशन आपको मिलते हैं, तो मशीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ड वर्किंग में जनरली मशीनिंग करनी पड़ती है आपको फाइनल डायमेंशन अचीव करने के लिए। कोल्ड वर्किंग में डायरेक्टली आपको क्या मिलते हैं, फाइनल डायमेंशन और बहुत अच्छी सरफेस फिनिश मिलती है। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीजेस, दोनों टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ दोनों की दोनों स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो मटेरियल मोर स्ट्रॉन्गर बनता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इट इज़ एन आइडियल मेथड फॉर इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ दोज मेटल विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट। अब हार्डनेस बढ़ाने के लिए जनरली हीट ट्रीटमेंट करते हैं मेटल के ऊपर, हीट ट्रीटमेंट से हार्डनेस बढ़ती है। सिंपल प्रोसेस होता है, हाई टेम्परेचर पे लेके जाओ और उसे सडनली कूल करो। सडनली कूल करने से ग्रेन स्ट्रक्चर कोर्स और बहुत हार्ड बनता है, तो ये मेथड है हीट ट्रीटमेंट का। लेकिन कोल्ड वर्किंग से विदाउट हीट ट्रीटमेंट आप हार्डनेस इंप्रूव कर सकते हो, उसे हार्डनेस इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हीट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, देयर हार्डनेस कैन नॉट बी इंक्रीज बाय हीट ट्रीटमेंट, तो ऐसे मेटल्स भी आप कोल्ड वर्किंग से उनकी क्या कर सकते हो, हार्डनेस को इंप्रूव कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कंपेयर टू हार्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हेवियर एंड मोर पावरफुल इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना है तो इक्विपमेंट भी उतना हेवी होना चाहिए ताकि वो उतना फोर्स अप्लाई कर सके। डक्टिलिटी ऑफ मेटल इज लो बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सो लोअर डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल। जितना हार्ड वर्किंग में लार्ज डिफॉर्मेशन आप कर सकते हो उतना डिफॉर्मेशन कोल्ड वर्किंग में पॉसिबल नहीं होता।
स्ट्रेन हार्डनिंग ऑकर विच रिक्वायर्ड फर्दर हीट ट्रीटमेंट। अगर स्ट्रेन हार्डनिंग आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको रिमूव करना पड़ेगा और हीट ट्रीटमेंट उसके लिए करनी पड़ेगी। तो ये एक कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई। रेसिडुअल स्ट्रेसेस मे बी इंड्यूस ड्यूरिंग द वर्क। परमानेंट स्ट्रेसेस स्टोर हो जाते हैं वर्किंग के, उसे भी हीट ट्रीटमेंट करके रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस। इन दोनों को टैबुलेटेड फॉर्म में कंपैरिजन दिया गया है बिकॉज ये यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है बहुत बार ये कंपैरिजन, इसलिए उसे टैबुलेटेड फॉर्म में किया गया है। तो उस पर एक नज़र डालते हैं। जब भी कंपैरिजन पूछे तो हमेशा वो टैबुलेटेड में ही बनाना है आपको। हॉट वर्किंग इज कैरिड आउट above the recrystallization temperature but below the melting point. Hence, deformation of metal and recovery takes place simultaneously. Continuously new grain form रहते हैं तो मेटल डिफॉर्म तो होता है लेकिन उसी समय उसमें कंटिन्यूसली ग्रेन रिफॉर्म होते रहते हैं। कोल्ड वर्किंग इज कैरिड आउट बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड सच देयर इज नो अप्रिशिएबल रिकवरी ऑफ मेटल। जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है और जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर नॉट डेवलप इन द मेटल। कोई भी स्ट्रेस स्टोर नहीं रहता है मेटल में। ड्यूरिंग द प्रोसेस रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर डेवलप इन द मेटल। इसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस परमानेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ हायर डिफॉर्मेशन टेम्परेचर यूज द स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन इज लेस। कम प्रेशर या कम फोर्स से आप बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज द डिफॉर्मेशन इज मच हायर। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको डिफॉर्मेशन चाहिए तो। हॉट वर्किंग रिफाइंस मेटल ग्रेन्स रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कोल्ड वर्किंग लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ ग्रेन। हॉट वर्किंग में ग्रेन रिफाइन होते हैं। अगर ओरिजिनली उसके ग्रेन पूरी तरह से डेवलप भी नहीं है तो हॉट वर्किंग के बाद वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। लेकिन कोल्ड वर्किंग में परमानेंट डिस्टॉर्शन होता है। नो हार्डनिंग ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। वर्क हार्डनिंग नहीं होता है तो हार्डनेस इंप्रूव नहीं होता है। मेटल गेट वर्क हार्डन, इसमें हार्डनेस इंक्रीज होता है। इफ द प्रोसेस इज प्रॉपरली परफॉर्म इट डज नॉट अफेक्ट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, करोजन एंड फटीक रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, इट इम्प्रूव्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। यील्ड एंड फटीक स्ट्रेंथ, सारी तरह की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट रिड्यूसेस करोजन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, लेकिन करोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन में है, ये बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन। डक्टिलिटी बढ़ती है, टफनेस बढ़ता है। देखिए टफनेस और स्ट्रेंथ, टफनेस भी एक तरह की स्ट्रेंथ है लेकिन कौन सी स्ट्रेंथ है, वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। कोल्ड वर्किंग से क्या बढ़ता है, कोल्ड वर्किंग से टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इस तरह की स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हॉट वर्किंग से इंप्रूव होती है। कोल्ड वर्किंग ड्यूरिंग द प्रोसेस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन आर रिड्यूस। इसकी वजह से इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, थोड़ा सा मटेरियल ब्रिटल बन जाता है कोल्ड वर्किंग से। अगर आप उस पर हैमरिंग करते हो तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा कोल्ड वर्क किया हुआ मेटल, बट हॉट वर्क किया हुआ मेटल हैमरिंग से ब्रेक नहीं होगा। ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड स्केलिंग पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। हॉट वर्किंग में हमेशा स्केलिंग होती है, उसकी वजह से सरफेस फिनिश हमेशा खराब रहता है। कोल्ड वर्क पार्ट्स कैरी बेटर सरफेस फिनिश, अच्छी सरफेस फिनिश होती है कोल्ड वर्किंग में। क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस कैन नॉट बी मेंटेन्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन। सुपीरियर डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड। कोल्ड वर्किंग में डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होती है। हॉट वर्किंग इज मोस्ट प्रिफर्ड वेयर हेवी डिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। हॉट वर्किंग कब इंप्लीमेंट करते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। कोल्ड वर्किंग इज प्रिफर्ड वेयर हार्ड वर्क हार्डनिंग इज रिक्वायर्ड। कोल्ड वर्किंग कहाँ पे करते हैं, जहाँ आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है और उसकी हार्डनेस इंप्रूव करनी है, उस समय आप क्या अप्लाई करते हो, कोल्ड वर्किंग को प्रीफर करते हो।
So this is the difference between hot and cold working. Now we will come back to our main topic, that is metal forming processes. Metal forming includes a large number of manufacturing processes in which plastic deformation property is used to change the shape and size of metal workpiece. क्या है metal forming? Forming is nothing but it is a बहुत सारी प्रोसेस आती है फॉर्मिंग में. इसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज की जाती है मटेरियल की टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मेटल वर्क पीस. मेटल की शेप और साइज परमानेंटली चेंज करने के लिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर डिफॉर्मेशन पर्पज अ टूल इज यूज्ड विच कॉल्ड एज डाई. डाई कास्टिंग में आपने डाई वर्ड सुना है. Whenever there is a die word, it is always made with the metal. तो यहाँ पर भी डाई यूज़ की जाती है और उस डाई से आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो डाई का शेप मेटल के ऊपर इम्प्रेस किया जाता है. डाई के शेप में ही आपका मेटल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइड. इट अप्लाई स्ट्रेसेस टू द मटेरियल टू एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल. वो प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ता है, यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा. बिकॉज यील्ड स्ट्रेंथ से बाहर जब आप निकलोगे तब आप प्लास्टिक रीजन में जाओगे और यही रीजन आपको यूज करना है. ड्यू टू दिस मेटल डिफॉर्म्स इनटू द शेप ऑफ द डाई. इतना प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होगा, मेटल डिफॉर्म हो जाएगा और डाई का शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. जनरली द स्ट्रेसेस अप्लाइड टू डिफॉर्म द मेटल प्लास्टिकली और कॉम्प्रेसिव. इन जनरल टेंसाइल भी हो सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से ही मेटल का शेप चेंज किया जाता है. बट इन सम फॉर्मिंग प्रोसेसेस मेटल स्ट्रेचेस. लेकिन कभी कभी टेंसाइल फोर्स भी अप्लाई किया जाता है. बेंड, कभी कभी बेंडिंग से भी शेप चेंज किया जाता है. हमेशा कॉम्प्रेशन से नहीं होता, कभी कभी टेंसाइल फोर्स भी अप्लाई होता है, कभी कभी इम्पैक्ट से जैसे बेंड करके. एंड और shear stresses आर ऑल्सो अप्लाइड टू मेटल. और कभी कुछ केसेस में shear स्ट्रेस से भी आप शेप चेंज कर सकते हो. इसमें डिफरेंस क्या है आपको आइडिया होगी, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा ये है आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, सॉरी कॉम्प्रेसिव फोर्सेस. इसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है उस डायरेक्शन में रिड्यूस हो जाएगा. इसके ऑपोजिट टेंसाइल, इसकी वजह से इलोंगेशन होगा. और शियर क्या है, शियर मतलब एक फोर्स इस तरह से, दूसरा फोर्स इस तरह से. ये कैसे, पैरेलल टू सरफेस. सरफेस को पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करना मतलब ये शियर फोर्स है. तो इसके वजह से भी आपका क्या होगा, शेप डिफॉर्म हो सकता है. लेकिन ये कैसा डिफॉर्म होगा, ये साइड इस तरफ खींचा जाएगा और ये साइड जो है इस तरफ खींचा जाएगा. मतलब ये पैरेलल बेंडिंग, पैरेलल स्ट्रेचिंग या पैरेलल कॉम्प्रेशन नहीं होगा. एक साइड का डायमेंशन बढ़ जाएगा, दूसरे साइड का डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगा. So that is the shear force. For better forming of metal, the desirable properties of metal are low yield strength and high ductility. अब कौन से मेटल फॉर्मिंग के लिए अच्छे हैं, तो ऐसे सारे मेटल जिनकी यील्ड स्ट्रेंथ लो है और डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी बहुत हाई है, ऐसे मेटल इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं या मेटल फॉर्मिंग के लिए प्रिफर किए जाते हैं. दीज प्रॉपर्टीज आर हाईली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. ये दोनों प्रॉपर्टीज जैसे यील्ड स्ट्रेंथ हो गई और डक्टिलिटी हो गई, ये डिपेंड होती है टेम्परेचर पे. लोअर टेम्परेचर पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ कम मिलेगी और हायर एलिवेटेड टेम्परेचर पे ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है.
When the temperature of metal is increased, its ductility increases and yield strength decreases. टेम्परेचर के साथ डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और yield strength डिक्रीज हो जाती है. The other factor which affect the performance of metal forming processes are strain rate, friction, lubrication, etc. स्ट्रेन रेट मतलब कितना प्रेशर अप्लाई करने के बाद मटेरियल कितना इलोंगेट हो पाता है या शेप चेंज होता है, उसका रेट. मिनिमम फोर्स में अगर मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है तो स्ट्रेन रेट अच्छा है. अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है तो स्ट्रेन रेट कम है. फ्रिक्शन, दो ऑपरेटिंग पार्ट के बीच में फ्रिक्शन भी डिसाइड करता है कि मेटल फॉर्मिंग की इफ़िशियंसी. ल्यूब्रिकेशन, फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो ये आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का एक टोटल क्लासिफिकेशन है डायग्रामेटिकली. तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस कैन मेजरली divided into two basic types. First one is a sheet metal working and second one is a bulk deformation process. शीट मेटल वर्किंग एंड बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस. नाम से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है आइडिया. जब आप शीट मेटल पे वर्क करते हो, शीट मेटल की शीट के ऊपर जब वर्क करते हो, वो सारी प्रोसेसेस है शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस. बल्क डिफॉर्मेशन मतलब ऑफ सॉलिड मेटल. शीट क्या हो गई, शीट को हम 2 डायमेंशनल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड मेटल मतलब जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है. शीट में थिकनेस मिनिमम होती है, बहुत कम होती है. सॉलिड मेटल में थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है. तब जब आप सॉलिड मेटल पे वर्क करते हो उसे कहते हैं बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस. शीट मेटल वर्किंग हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे. बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस हम इस यूनिट में देखने वाले हैं. तो मेटल फॉर्मिंग के ऊपर आपके ये यूनिट और नेक्स्ट यूनिट 4th and 5 मेटल फॉर्मिंग के ऊपर है, लेकिन दोनों यूनिट में हम अलग अलग प्रोसेसेस देखेंगे. शीट मेटल नेक्स्ट यूनिट, दिस यूनिट बल्क डिफॉर्मेशन. अब शीट मेटल यानी शीट को हम डिसाइड कैसे करते हैं. व्हेन सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, ये रेशो बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में उसे हम क्या कहते हैं, शीट. और जब सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम ये रेशो बहुत कम होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं बल्क. ये एक ऑब्जेक्ट है. अब इसका एक कोई वॉल्यूम होगा. सरफेस एरिया मतलब ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और इन तीनों सरफेस के अपोज में जो सरफेस है, टोटल 6 सरफेस, इन सारे इसका एडिशन, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो ये सरफेस एरिया कहाँ आपको लेना है, ऊपर. दिस रेशो शुड बी लो. ये रेशो कैसे होना चाहिए, लो होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, बल्क. अब ये सरफेस 6 सरफेस एरिया को अगर आप ऐड करते हो और डिवाइड बाय वॉल्यूम करते हो, तो ये अगर सॉलिड है उस केस में वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू सरफेस एरिया, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल है. लेकिन इसके जगह पर अगर आप शीट लेते हो, अब शीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत कम थिकनेस. अब यहाँ पर एक सरफेस एरिया है और दूसरा यहाँ पर सरफेस एरिया है, लेकिन थिकनेस कम होने की वजह से इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है. तो आपका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम ये रेशो बहुत कम रहेगा, बिकॉज इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया और थिकनेस कम होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो ये रेशो शीट मेटल के केस में बहुत ज़्यादा होता है, लार्जर होता है. तो इसलिए दोनों प्रोसेस हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बेसिस पर. तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए उसने क्या यूज़ किया है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशो. अगर ये बहुत लार्ज है रेशो, इसमें वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है शीट मेटल में, और यहाँ पर वॉल्यूम कंसिडरेबली बड़ा होता है. शीट मेटल में कौन से प्रोसेस आते हैं, बेंडिंग ऑपरेशन.
शीट मेटल को अलग अलग शेप में बेंड करना। अगर आपने अलमीरा देखा है तो अलमीरा में जनरली शीट मेटल के मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है मेटल अलमीरा में। तो वहाँ बेंडिंग, शेयरिंग प्रोसेस मतलब कटिंग प्रोसेस, शीट को अलग अलग इसमें कट करना, डीप और कप ड्राइंग प्रोसेस, ये सारी शीट मेटल की प्रोसेस है। ये आपको कहाँ पर दिखेगी? जैसे शीट मेटल के प्रोडक्ट है, आपकी कार हो गई, कार की बॉडी, उसके बाद यूटेंसाइल्स, किचन में जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं, ये सारे शीट मेटल से बने हुए हैं। अब बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या आता है? रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर एंड बार ड्राइंग, ये सारी बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस है। सो दिस इज़ अ बेसिक differentiation between metal forming types of metal forming process, sheet metal working and bulk deformation. Bulk deformation processes are performed as a hot or cold working process. ये भी एक डिफरेंस है, बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में हॉट और कोल्ड वर्किंग दोनों यूज होता है। शीट मेटल में कोल्ड वर्किंग ही यूज होता है, वहाँ थिकनेस कम होने की वजह से आपको हॉट वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोल्ड वर्किंग में ही आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस आर परफॉर्म एज अ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, दोनों तरीके से होती है। दीज प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन एंड मासिव शेप चेंज, बट द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ द वर्क इज रिलेटिवली स्मॉल। बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है, शेप चेंज भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों का रेशो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, इसका रेशो कंपेरेटिवली छोटा होता है। द वर्क पीस विच हैव दिस लो एरिया टू वॉल्यूम रेशो इज कॉल्ड एज बल्क। बल्क मतलब क्या? जिसका सरफेस एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम ये रेशो कम होता है। इनिशियल वर्क पीस शेप फॉर बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस इंक्लूड सिलेंड्रिकल बिलेट एंड रेक्टेंगुलर बार्स। जो रॉ मटेरियल रखता है बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए वो क्या होता है? सिलेंड्रिकल बिलेट, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन के मेटल के पीसेस, उसे कहते हैं बिलेट्स, और रेक्टेंगुलर बार्स, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के अगेन मेटल के पीसेस। बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस है? रोलिंग है। रोलिंग में क्या होता है? दो हेवी रोलर होते हैं, सॉलिड मेटेलिक रोलर, इन दोनों के बीच में से मटेरियल को पास किया जाता है। तो ये देखिए, ये इनिशियल थिकनेस है, इस थिकनेस को आफ्टर पासिंग थ्रू द रोलर क्या होते हैं? हम रिड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसेस है रोलिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस, डाई होती है, मेटेलिक डाई, इसके बीच में मेटल को कॉम्प्रेस किया जाता है। तो ओरिजिनल जो रेक्टेंगुलर मेटल था वो डाई के शेप में आपका चेंज हो जाएगा, जो भी डाई का शेप है उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह है फोर्जिंग प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है? ये आपका मेटल है, ये एक डाई है जो हैचिंग से शो की गई है, ये डाई है। इस डाई में एक ओपनिंग होती है, जैसे मैंने आपको टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था। ये अगर टूथपेस्ट की ट्यूब है, ये हैचिंग वाला पोर्शन, और ये टूथपेस्ट है आपका, मेटल मतलब टूथपेस्ट है, तो इसे आप अगर बाहर से प्रेशर लगाओगे तो टूथपेस्ट ओपनिंग से बाहर निकलेगा। ये एग्जैक्ट प्रोसेस होता है एक्सट्रूजन का प्रोसेस। बस आप टूथपेस्ट की जगह पे क्या यूज़ करना है? आपको मेटल यूज़ करना है। तो एक एंड से प्रेशर अप्लाई करोगे, दूसरे एंड से एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग से मेटल बाहर आएगा, और उसका शेप कैसे होगा? जो भी ओपनिंग का शेप है उसी शेप का मेटल बाहर आएगा। तो यह है एक्सट्रूजन प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस उसी तरह से सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डायग्राम थोड़ा बहुत एक्सट्रूजन जैसा ही दिख रहा है, यहाँ पर भी डाई है, यहाँ मेटल है, और यहाँ आपको डाई से, डाई का जो शेप है उसी शेप में आपको मेटल मिलेगा। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ से आप मेटल को पुश करते हो सामने की तरफ, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो? पुल करते हो। इस एंड से उसे बाहर की तरफ खींचा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उसको पीछे से धकेला जाता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग। एक्सट्रूजन में डायमीटर को बहुत ज़्यादा कम नहीं करते हैं, लेकिन ड्राइंग में डायमीटर रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है।
शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस हमें नेक्स्ट यूनिट में देखनी है, लेकिन उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। शीट मेटल वर्किंग प्रोसेसेस आर यूजुअली परफॉर्म्ड एज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है, वहाँ पर हॉट वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती। इन दिस टाइप ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन मेटल शीट, स्ट्रिप्स एंड कॉइल्स। इन दिस प्रोसेस द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इज़ हाई, उसे हम कहते हैं शीट मेटल या कॉइल। यहाँ थिकनेस कम होने की वजह से वॉल्यूम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। जनरली द शीट मेटल वर्किंग प्रोसेसेस आर कैरिड आउट ऑन अ पंचिंग प्रेस मशीन। इसके लिए प्रेस मशीन यूज़ की जाती है, मैकेनिकल प्रेस मशीन, जो प्रेशर अप्लाई करती है और उसकी वजह से शीट मेटल प्रोसेस आपकी होती है। हेंस शीट मेटल वर्किंग ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेस वर्किंग। शीट मेटल वर्किंग को हम प्रेस वर्किंग भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ये पंचिंग प्रेस पर परफॉर्म की जाती है। द टूल यूज फॉर ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज पंच एंड डाइज। इसमें जो टूल यूज होते हैं या प्रेस मशीन में जो टूल यूज होते हैं उसे कहते हैं पंच एंड डाई। तो यह है आपके शीट मेटल ऑपरेशन। बेंडिंग ऑपरेशन, ओरिजिनल जो फ्लैट शीट थी उसको दो डाई के बीच में या पंच और डाई के बीच में प्रेस करके क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। ड्राइंग ऑपरेशन, जो फ्लैट शीट थी उसे पंच और डाई के बीच में इस तरह से प्रेस किया गया है कि वो कन्वर्ट हो गए एक कप शेप में। इस ऑपरेशन में आपके घर में जो किचन यूटेंसिल है उसमें से बहुत सारे बनते हैं। फिर है शेयरिंग ऑपरेशंस, जो नीचे दिए गए हैं। पहला होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन, दूसरा होता है पंचिंग ऑपरेशन। इसमें जनरली होल कट किए जाते हैं। शेयरिंग ऑपरेशन में सारे कटिंग ऑपरेशन होते हैं, अलग अलग शेप के होल शीट मेटल में कट करना, उसे कहते हैं शेयरिंग ऑपरेशन। So this is the introductory portion of this 4th unit. अब यहीं पर हम रुकते हैं। We will stop here. In next class we will start with our first bulk deformation process, that is rolling. हम रोलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। Don't forget to mention your name in a comment box for attendance of this lecture. Have a good day.